A very good afternoon, dear students. How are you all? I hope you all are very good, fine, well at your homes. So today we are going to start our revision classes of the indirect taxation GST, which cover the 40 marks for USA inter examinations. This revision class is very important. I know students, अगर आप proper तरीके से इन सारी videos को सुनते हैं तो you can get at least 35 marks out of 40. बिकॉज हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही डेप्थ में बताने वाली हूँ. इवन इट इज अ रिवीजन क्लासेस बट इट विल कवर ऑल द टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर मॉड्यूल, योर रिवीजन टेस्ट पेपर्स, योर मॉक टेस्ट पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स. हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर होने वाला है. तो किसी भी एक लेक्चर को आप यहाँ पर, यानी कोई भी लेक्चर आप यहाँ पर मिस ना करिए. और सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली अगर आप सुनते हैं तो आई कैन श्योरली डेफिनेटली मैं आप लोग को ये बोल सकती हूँ कि आप एटलीस्ट 35 मार्क्स, क्योंकि मैं हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं. सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस किया है. हाउ टू पुट योर आंसर्स इन योर एग्जाम्स, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है. और साथ के साथ जहां पर मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी तो उसमें भी सारे डिटेल्स में बता रखा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमें बहुत ही कम टाइम में सारा टोटल जीएसटी कवर करना है. जीएसटी टोटल आपके सीए इंटर की क्लास में 40 मार्क्स का कवर होता है. आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का कवर होता है. 40 मार्क्स का कवर होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 40 मार्क्स में से आप लोग देखते जाइए. यहाँ पर 40 मार्क्स में से, यहाँ पर 40 मार्क्स में से हमारे कितने पॉइंट्स, 12 मार्क्स तो कवर होते हैं हमारे एमसीक्यू के, है ना. जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 12 मार्क्स के आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके 28 मार्क्स के आएंगे. ऑल राइट. तो 40 मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है वो आप लोगों को क्लियर है कि कितने मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आप सभी को क्लियर है ना. ठीक है. अब मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आपके इतने सारे चैप्टर्स है जीएसटी में, बट इनमें से कौन कौन से चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको भी वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. मैंने पूरा चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको बना रखा है, और बच्चों चैप्टर वाइज एनालिसिस को आप ध्यान से करके जाएं. और जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ए मार्क कर ले, और जो चैप्टर थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उसे बी मार्क कर ले, और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम एग्जाम में रेयर केसेस में पूछे जाते हैं, उनको सी मार्क कर लें. इस तरह से एबीसी एनालिसिस करके आप अपनी डिटेल में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. आपको एग्जाम में टैक्सेशन पेपर बहुत ही टिपिकल पेपर माना जाता है, बट अगर आप यहाँ पर एबीसी का क्राइटेरिया कर ले, और ए कैटेगरी जो है, मैं आपको जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स में भी ए कैटेगरी करवाती हूँ, तो ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं वो आप पहले कर लें, क्योंकि ए कैटेगरी 60 मार्क्स कवर करता है, बी कैटेगरी आपके 25 मार्क्स कवर करता है, और सी कैटेगरी जो होता है वो 15 मार्क्स कवर करता है. तो मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर की कौन सा ए कैटेगरी में कवर होता है, कौन सा बी कैटेगरी में कवर होता है, कौन सा सी कैटेगरी में कवर होता है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल राइट. ओके, देखिए आप लोगों को बेसिकली चैप्टर्स कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिए. जीएसटी फर्स्ट चैप्टर है, जीएसटी इंट्रोडक्शन पार्ट है. सेकंड चैप्टर है आपका स्कोप ऑफ सप्लाई है. थर्ड चैप्टर है आपका लेवी इन कलेक्शन है. फोर्थ चैप्टर है आपका कंपोजिशन स्कीम है. फिफ्थ चैप्टर है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी है. टाइम ऑफ सप्लाई है. वैल्यू ऑफ सप्लाई है. इनपुट टैक्स, क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, ईवी बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस और रिटर्न्स. ठीक है, ये सारे आप लोग के चैप्टर्स हैं. अब आप लोग के 4 एग्जामिनेशंस का, पास्ट 4 एग्जामिनेशन पेपर का मैंने एनालिसिस करके ये बनाया है. तो देखिए, जीएसटी इंट्रोडक्शन पार्ट में से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, यानी बेसिक ये आपके जीएसटी के क्या बेनिफिट्स है, जीएसटी के क्या एडवांटेजेस है, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों से बताए जाते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अभी मैं जो एनालिसिस आपको बता रही हूँ वो केवल डेस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स के क्वेश्चन है, यानी डेस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे 28 मार्क्स के, उसका मैं बता रही हूँ. ऑब्जेक्टिव का क्राइटेरिया मैं अलग से बताऊंगी जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराऊंगी. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जीएसटी इंट्रोडक्शन वाला जो ये पार्ट मैं बता रही हूँ उसमें से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो नहीं आए हुए हैं, और इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से काफी पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को स्किप कर देना है. दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अदर चैप्टर्स. ओके, तो इस सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, बट जो डिटेल में करने हैं उसको भी मैं आपको बताती जाऊंगी. तो जीएसटी इंट्रोडक्शन, इसमें से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं. इसमें से कौन से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है
स्कोप ऑफ सप्लाई, इस चैप्टर में से भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, केवल नवंबर 2020 एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का पूछा गया है पिछले 4 एग्जाम्स में। लेवी एंड कलेक्शन, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। कंपोजिशन स्कीम, देखिए जनवरी 2021, नवंबर 2020, नवंबर 19 और मई 19, तो आप लोगों के कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर तो आए हैं, बट यहाँ 2 एग्जाम्स में आप लोगों से कंपोजिशन स्कीम के बारे में ज्यादा पूछा नहीं गया है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जम्पशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जम्पशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर जो डैश 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 किया हुआ है नवंबर 19 में, वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स पूछे गए थे जो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले क्वेश्चन में था। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें मिक्सिंग होती है चैप्टर्स की, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे अदर चैप्टर को भी मिक्स करके आप लोगों से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से नवंबर 2019 में भी क्वेश्चन तो आया था इसका, बट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ थोड़ा मिक्स होके आया था। तो यहाँ पर सेपरेटली हम ये नहीं बोल सकते, बट बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन इनपुट टैक्स क्रेडिट का था, इसलिए मैंने मार्क्स अलॉट किसमें किए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में किए हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और 4 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आया है। इसमें से वैल्यू ऑफ सप्लाई का 6 मार्क्स का नवंबर 2020 से आया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हर बार आप देख सकते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को मैं एक और पॉइंट बता दूं, आप लोगों के जो जीएसटी पार्ट बी का जो आएगा उसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 यानी फर्स्ट क्वेश्चन जीएसटी पार्ट के डिस्क्रिप्टिव पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है, जिसमें आपको जीएसटी का टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करना होता है। तो ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको तो बहुत ही डिटेल में ये क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार 4 अटेम्प्ट से 8 मार्क्स का रहा है और अभी भी 8 मार्क्स का इस एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है आप लोगों से। जो आप लोग के नवंबर 2020 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें भी पूछा जाने वाला है। और जो स्टूडेंट्स अभी जुलाई में अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो उनके लिए भी ये रिवीजन क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन रिवीजन क्लासेस को सुन लेते हैं तो आई नो कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर की हम बात करते हैं, तो देखिए बच्चों रजिस्ट्रेशन चैप्टर में से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बट रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो है वो 5 मार्क्स कवर करता है। बेसिकली आप यही मान के चलना, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा 8 मार्क्स कवर करता है, ये मान के चलिएगा। टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। टैक्स इनवॉइस अलग चैप्टर है, यानी पार्ट्स में अगर हम बात करें तो चारों अलग अलग टॉपिक है, तो इन चारों में से कोई ना कोई एक टॉपिक आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो प्लीज डोंट स्किप दैट पॉइंट्स, आप लोगों को करके ही जाने हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में से 2 बार पूछा गया है, 2 बार नहीं पूछा गया है, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज बी पार्ट, यानी आप बी कैटेगरी में इसको डाल सकते हो। तो ए कैटेगरी में आपके चैप्टर कौन कौन से हैं? ए कैटेगरी में आपके फर्स्ट चैप्टर है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, सेकंड है इनपुट टैक्स क्रेडिट, थर्ड है रजिस्ट्रेशन और फोर्थ है टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये आप लोग ए कैटेगरी में डाल देना। मींस जब एग्जाम के एक दिन पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो इन चारों चैप्टर को स्टार्टिंग में करिएगा। इन 4 चैप्टर का रिवीजन करने के बाद बी कैटेगरी के चैप्टर्स को उठाइएगा। बी कैटेगरी में आपके कौन कौन से आएंगे? रिटर्न्स चैप्टर आएगा, आपके पेमेंट ऑफ टैक्सेस आएगा, और इसके अलावा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, कंपोजिशन स्कीम आ जाएगा, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको आप सी कैटेगरी में ले सकते हैं। ऑल राइट, कंप्लीट है। आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आ चुका है कि ए बी सी यानी ए कैटेगरी को तो सबसे पहले पढ़ना है एग्जाम में, ताकि हमें कम से कम पासिंग मार्क्स तो हमारे आ जाएंगे, इतना हमें श्योरिटी हो जाए अगर बच्चों के पास टाइम कम है तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, जीएसटी इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीएसटी इंट्रोडक्शन, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप लोग को डिफरेंस पता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डिफरेंस आप सभी को पता होगा। डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स में तो क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स का पेमेंट करता है, और जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मींस लाइक मैं इनकम अर्न करती हूँ, मेरी 5 लाख रुपीज की इनकम है और मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देती हूँ, तो मेरे मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। डायरेक्टली मैं मेरे पॉकेट में से जा रहा है पैसा और गवर्नमेंट की पॉकेट में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स पेमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट हो रहा है।
और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, आपको पता है कि आप सुबह से शाम तक जितनी भी चीजें यूज करते हैं, उठने से लेके सोने तक जितनी भी चीजें यूज करते हैं आप अपने किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सब पे आप टैक्स दे के आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि आप उस पे एक्चुअल में टैक्स दे रहे हैं। आप सामने आप किसी शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं और मैगी का पैकेट लेके आते हैं, हाँ ठीक है, आपने मैगी के लिए 10 रुपीज 20 रुपीज जितने का पैकेट लिया उसके लिए पे कर दिया। क्या आपको पता है कि आपने उस 10 रुपीज में केवल मैगी के लिए नहीं, साथ में उसमें टैक्सेस भी पे किए हैं। आपने केवल उस गुड्स के लिए नहीं पे किया है, गुड्स के साथ में आपने टैक्सेस भी पे किए हैं, बट आपने डायरेक्टली, ये जो टैक्सेस का अमाउंट होता है वो किसकी जेब में जाता है, यानी किसकी पॉकेट में जाता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। बट आप क्या गवर्नमेंट को देके आए हो क्या वो टैक्स का पैसा? आपने तो मैगी जिससे खरीदी उस शॉपकीपर को आपने पैसा दे दिया, और वो शॉपकीपर आगे गवर्नमेंट को पैसा देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्टीमेटली वो पैसा टैक्स का लिया किससे? कंज्यूमर से। यानी हम शॉपकीपर के पास गए तो उसने, शॉपकीपर ने अपनी जेब से गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया है, उसने पहले हमसे टैक्स लिया है, उसके बाद शॉपकीपर ने मैगी का जो 10 रुपए का पैकेट है उसमें 1 रुपया टैक्स है, तो 9 रुपया शॉपकीपर अपनी जेब में रखता है और 1 रुपया गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से हम टैक्स पेयर तो कौन है? हम कंज्यूमर। अल्टीमेटली टैक्स बियर कौन कर रहा है? कंज्यूमर। और टैक्स जा किसके हैंड्स में रहा है? गवर्नमेंट। बट किसके थ्रू जा रहा है? सप्लायर के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस केवल गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं, और जबकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे लगता है जो आप अर्न करते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगे जाते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो गुड्स पे और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। ऑल राइट, तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी केवल किस पे लगता है? गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है। तो इन इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू द समवन एल्स, यानी वो यहाँ पर टैक्स पेयर, टैक्स पेयर का मतलब टैक्स पे कौन कर रहा है गवर्नमेंट को? शॉपकीपर, सप्लायर। बट एक्चुअल में बियर कौन कर रहा है वो टैक्स का बर्डन? कंज्यूमर। तो टैक्स पेयर जो है वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। इसलिए ये बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू द समवन एल्स, जो यहाँ पर टैक्स पेयर किसी और को क्या कर सकता है? शिफ्ट कर सकता है। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इट्स इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर, यानी जो यहाँ पर अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन है वो कौन बियर करता है? कंज्यूमर, हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी जो अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा उसी के पॉकेट में से पैसा जाता है उस गुड्स के लिए, और अल्टीमेटली टैक्स भी उसी की जेब में से जाता है। वाइल द इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स में फॉल अपॉन द अनदर पर्सन, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी जो होती है वो कंज्यूमर की डायरेक्टली नहीं होती है, वो यहाँ पर टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है किसके पास? शॉपकीपर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, जिससे भी हमने माल खरीदा है। तो वो किस पे शिफ्ट हो जाती है? मैन्युफैक्चरर पे, सर्विस प्रोवाइडर पे, गुड्स के सेलर पे, जहां से हमने क्या किया है? गुड्स खरीदा है। ऑल राइट, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन द कंजप्शन। इनडायरेक्ट टैक्सेस कब लगाए जाते हैं? कंजप्शन में। कंजप्शन का मतलब फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचता है और उसके बाद वहां से टैक्स कलेक्ट होकर डायरेक्टली गवर्नमेंट के हैंड्स में जाता है। तो कंजप्शन पे लगता है, एक्सपेंडिचर पे लगता है, प्रिविलेज पे लगता है, और राइट्स पे लगता है, बट नॉट ऑन द इनकम और प्रॉपर्टी। आप लोगों को मैं बता दूं, इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे अर्लियर पहले था वेल्थ टैक्स, अभी यहाँ पर नहीं है। तो इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे वेल्थ टैक्स होता है, और गुड्स और सर्विसेज पे क्या होता है? जीएसटी होता है। तो इनकम और प्रॉपर्टी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। ऑल राइट, अर्लियर, पहले, यानी जीएसटी के आने से पहले, ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड इन इंडिया, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले, आप सभी को पता है जीएसटी का इंट्रोडक्शन कौन सी डेट पे हुआ है बच्चों? 1 जुलाई 2017 को हुआ है। तो जीएसटी तो 2017 में आया है, तो इससे पहले भी क्या कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे क्या? यस, बिल्कुल, इससे पहले भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनके बारे में उनके नेम्स आप जान लीजिए, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। पहले क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी, यानी अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना है। कस्टम ड्यूटी, अगर गुड्स का इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो आपको क्या पे करना है? कस्टम ड्यूटी। सर्विस टैक्स, अगर आप यहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब तो एक्साइज था, अगर आप सर्विसेज देते हैं, गुड्स नहीं देते हैं, तो सर्विस टैक्स है। सीएसटी, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता था तो आपको क्या देना पड़ता था? सीएसटी। विद इन द स्टेट अगर आप माल बेचते थे तो आपको पे करना होता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। एंट्री टैक्सेस, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, इस तरह के काफी टैक्सेस पहले थे, जो इन सारे टैक्सेस को केवल किसको छोड़ के? कस्टम ड्यूटी अभी तक भी है, कस्टम ड्यूटी को कहीं पर भी रिप्लेस नहीं किया है।
कस्टम के अलावा जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले लगते थे उन सारे टैक्सेस को हमने सबस्यूम कर दिया है, एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी लॉ बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को ए लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अमालगमेटेड, बहुत सारे टैक्सेस को अमालगमेट कर दिया गया इनटू द सिंगल टैक्स, एक टैक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। बट द कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू इन द पोस्ट जीएसटी रिजिम, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ बार बार कि यहाँ पर कस्टम ड्यूटी जो है वो रिप्लेस नहीं की गई है। कस्टम ड्यूटी के अलावा जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको सब्स्यूम कर दिया था किसमें, जीएसटी में, बट कस्टम ड्यूटी अभी तक भी आपके प्रेजेंस में है। ऑलराइट, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। आपको ये चैप्टर में थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी लूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्लो स्पीड में भी पढ़ेंगे उन चैप्टर्स को। बट ये जो चैप्टर है जो केवल ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई वॉन्ट कि आप लोग को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करा दूं, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा फास्ट अपनी स्पीड रखनी होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की फीचर्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिस इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जब खर्चा करती है तो गवर्नमेंट के पास जब तक रेवेन्यू नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर सकती है, और गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए जो पैसा चाहिए तो वो टैक्सेस से आता है। तो जीएसटी भी एक बहुत ही बड़ा माध्यम है जिससे गवर्नमेंट के पास एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है। टैक्स ऑन द कमोडिटीज एंड सर्विसेज, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रही थी तभी मैंने बता दिया था कि ये एक ऐसा टैक्स है जो केवल गुड्स पे और सर्विसेज पे लिया जाता है और किसी पे नहीं लिया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का मतलब जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है डायरेक्टली उसकी पॉकेट में से वो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, वो अल्टीमेटली वो बर्डन किसको शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर को बर्डन शिफ्ट करता है। यानी शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यानी बर्डन किस पे शिफ्ट हो चुका है, कंज्यूमर पे शिफ्ट हो चुका है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आप लोग माल खरीद भी लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी जेब से टैक्स भी चला गया। तो परसेप्शन, ये डायरेक्टली आप परसीव नहीं कर पाते, डायरेक्टली आप नहीं जान पाते कि आपकी जेब से टैक्स जा रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट भी कर लिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें जब बाद में पढ़ें। सिंस द वैल्यू ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली बिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर आप कोई भी गुड खरीदते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उस गुड्स की जो एमआरपी होती है प्रोडक्ट पे, उस एमआरपी में ऑलरेडी आप देखेंगे तो आगे लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यानी उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है आपकी जीएसटी का अमाउंट। ऑलराइट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स पेयर और कंज्यूमर पे द सेम, है ना, एमआरपी पे आप पे कर देते हैं जो भी आपसे बोला जाता है। अगर आपसे बोलेंगे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 200 का तो आपने 200 पे कर दिए, सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग। जबकि आपने ये पूछा क्या कि आप हमसे टैक्स कितना ले रहे हो और अमाउंट कितना ले रहे हो, नहीं, वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जेब से टैक्स चला गया है गवर्नमेंट को, और ये जो टैक्स पेयर है यानी शॉपकीपर है आपसे जो पैसा ले रहा है इसमें टैक्स का अमाउंट भी इंक्लूड है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशनरी। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, टैक्स लेंगे तो टैक्स का, यानी अगर हम बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का है और उसमें टैक्स भी इंक्लूड है, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होता। यस, क्योंकि 200 रुपए जो आप पे कर रहे हैं वो उसमें क्या है, मान ले एग्जाम्पल है 200 रुपए, ऐसा नहीं कि 200 रुपए किस बात के, 200 रुपए एक एग्जाम्पल है, आप टैक्स दे रहे हैं 200 रुपए में इंक्लूड है। ओके, तो अगर वो टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट तो प्राइस कम होती, और टैक्स लग गया इसलिए वो प्राइस में बढ़ गया, तो यानी आपका इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब आप जो गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं उनका प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है इस टैक्स के कारण। ऑलराइट, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, इससे डायरेक्टली कमोडिटी यानी गुड्स का सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है, और इससे प्राइसेस यानी जो आपको कमोडिटी है वो थोड़ी महंगी मिलती है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ जाता है। वाइडर टैक्स रेट, ये टैक्स बेस है ना। आप ये बताइए कि अगर आप लोगों से एग्जाम में ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में वाइडर कौन सा है, ज्यादा वाइड कौन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम पे लिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हर गुड्स हर सर्विसेज पे लिया जाता है, एवरी गुड्स एवरी सर्विसेज पे लिया जाता है। हमारे यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, वो गुड्स और सर्विसेज तो सारी पॉपुलेशन में हर एक आदमी यूज करता है, बट क्या हर एक आदमी इनकम टैक्स पे करता है, क्या नहीं, इनकम टैक्स केवल वही व्यक्ति पे करता है जो यहाँ पर इनकम कमाता है या उसका थ्रेशोल्ड
से ज्यादा इनकम होता है। जबकि हमारे यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है, हर आदमी गुड्स को सर्विसेज को यूज कर रहा है, इसका मतलब हर आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे हर आदमी टैक्स पे कर रहा है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस इज मच वाइडर देन कंपैरेटिव टू द डायरेक्ट टैक्सेस। प्रमोट द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को प्रमोट कैसे करता है, गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बना रखा है कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है जैसे अल्कोहल, ये जितनी भी ओपियम, ये वाइन, ये जितनी भी हार्मफुल प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, जीएसटी का रेट बहुत ज्यादा होता है, ताकि कम से कम लोग उसको खरीद पाए, कम से कम लोग उसे कंज्यूम कर पाए। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर भी प्रमोट होता है, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का है कि जो प्रोडक्ट हार्मफुल है उस पर ज्यादा टैक्स लिया जाए। तो प्रमोट द सोशल वेलफेयर, हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो उन पे क्या लिया जाता है, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। इनको हम सिन गुड्स भी बोलते हैं, सच एज द अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टैबेको प्रोडक्ट्स, तंबाकू प्रोडक्ट्स जो होते हैं। रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एस रिग्रेसिव सेम समान है ना, अपने को सेम टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर आदमी है उससे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, या जो गरीब आदमी है उससे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स में तो ऐसा होता है कि जिसकी इनकम ज्यादा होती है उससे ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम होती है उससे कम टैक्स। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी हमेशा रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ठीक है ना, रिग्रेसिव का मतलब चाहे पुअर पीपल है चाहे रिच पीपल है, सभी से सेम रेट से जीएसटी रिकवर किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में, द रिच एंड द पुअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द सर्टेन कमोडिटी, दोनों को सेम रेट से टैक्स पे करना है। ऑलराइट, ठीक है। जेनेसिस की हम बात करते हैं, जीएसटी कैसे आया है। ईयर 2000 में स्टार्टिंग हुई थी, 2000 में, जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करी थी, मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिजाइन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मॉडल फॉर द कंट्री। यानी वहां पर डिजाइन किया गया था कि अपने को जीएसटी मॉडल लाना चाहिए ईयर 2000 में। फिर 2003 में वापस मीटिंग हुई है। 2003 में द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स ऑन द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट। यहाँ पर 2003 में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया जिसपे सब अपने रिकमेंडेशन देते हैं, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, कि हमें ये लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। 2004 में हमने स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया फुली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन द नेशनल बेसिस, यानी हमारा पूरा प्लान बन चुका था कि हमें लाना ही है 2004 में। फिर यूनियन बजट हमारे पास 2006-7 यूनियन बजट आया, जिसमें यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम वाइल प्रेजेंटिंग द बजट, जो पी चिदम्बरम है, उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय अनाउंस किया कि जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2010। यानी 6-7 के बजट में ये बता दिया था कि 2010 में यहाँ पर जीएसटी आ जाएगा, बट आया कब, 2017 में। फिर 2014 में, 2010 तक तो कोई बात ही नहीं हुई, फिर 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने टेबल द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014 ऑन जीएसटी इन द पार्लियामेंट ऑन द 19 दिसंबर 2014। देखिए बच्चों, इन जो डेट्स और ईयर में बता रही हूँ एक बार आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर 2015 में बच्चों क्या हुआ, लोकसभा में यहाँ पर क्या हो गया था, एक बिल पास कर दिया गया था। कब पास कर दिया था लोकसभा में, 6 मई 2015 को, कि हाँ जीएसटी लेकर आ जाओ। राज्यसभा ने ये बिल कब पास किया, 3 अगस्त 2016 को। और फाइनली 27 मार्च 2017 में सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन आ गए थे, जिसमें आपके सी जीएसटी बिल, आई जीएसटी बिल, यूटी जीएसटी बिल और जीएसटी कॉम्पनसेशन बिल 2017, ये सब इंट्रोड्यूस्ड हो गया था। और फाइनली आपके 1 अप्रैल 2017 को तो ये लॉ आ गया। 30 जून 2017 को ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज हैड पास्ड देयर रेस्पेक्टिव एसजीएसटी यूटी जीएसटी एक्ट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। केवल जम्मू एंड कश्मीर ने कब हाँ करी थी, 8 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी सारी स्टेट में इंट्रोड्यूस हो चुका था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और 8 जुलाई 2017 को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने भी इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऑल राइट, तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। लेक्चर नंबर 2 आपको थोड़ी सी देर में अवेलेबल हो जाएगा, 15 मिनट्स का ब्रेक है, तब तक आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में आ जाइएगा, जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज।